साल 2005 नोएडा का निठारी गांव, जहां एक तरफ पोर्श एरिया तो एक तरफ स्लम एरिया। अब इसी स्लम एरिया से एक एक करके बच्चे गायब होने लगे और जब उन बच्चों के पेरेंट्स रिपोर्ट लिखवाने जाते थे तो पुलिस उनकी एक भी बात नहीं सुनती थी और उन्हें भगा देती थी। और तभी अचानक से फरवरी 2005 में एक और केस सामने आता है, जहां रिम्पा हल्दर निठारी के सेक्टर 31 से गायब हो जाती है। रिम्पा हल्दर की फैमिली ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन रिम्पा हल्दर का कुछ पता नहीं लग पाया। तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, पर पुलिस ने उन्हें भी वहां से भगा दिया। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जब पुलिस ने उनकी नहीं सुनी तो आखिर में थक हार कर उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर दिया। और तभी लगभग एक महीने बाद जिस सेम एरिया से बच्चे गायब हो रहे थे, उस एरिया में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते खेलते उन बच्चों की बॉल एक नाले में गिर जाती है। और जब कुछ बच्चे उस नाले से बॉल निकालने जाते हैं तो नाले में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके दो बच्चे नाले में उतर जाते हैं। तभी उनको नाले में एक कटा हुआ हाथ दिखता है, जिसे देख वो बच्चे वहां से तुरंत भाग गए और देखते ही देखते उस नाले के आसपास भीड़ जमा होने लग जाती है। इस कटे हुए हाथ की खबर जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस तुरंत उस नाले के पास पहुंचती है और इस मामले को दबाने की कोशिश करती है। पुलिस कहती है कि ये हाथ इंसान का नहीं बल्कि किसी अनजान जानवर का है। पुलिस लोगों से कहती है कि अभी जो तुम लोगों ने देखा है उसे भूल जाओ। उसके बाद पुलिस उस एविडेंस को लेकर वहां से गायब हो जाती है। लेकिन आखिर क्या है इस निठारी कांड की पूरी कहानी, चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। 7 मई 2006 निठारी गांव के ही नंदलाल अपनी बेटी पायल को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे। उस दिन पायल सेक्टर 31 गई थी और वापस नहीं आई। ढूंढते हुए नंदलाल की मुलाकात एक ऑटो वाले से होती है। ऑटो वाला बताता है कि उसने पायल को सेक्टर 31 के हाउस नंबर D5 में ड्रॉप किया था। पायल ने ऑटो वाले को बोला था कि बस 5 मिनट रुकना, मैं अभी अंदर से आकर पैसे देती हूँ। इसलिए ऑटो वाला 10 से 15 मिनट वहीं गेट के पास रुक कर इंतजार करता रहा, पर पायल वापस ही नहीं आई। थोड़ा डाउट हुआ तो ऑटो वाले ने घर की बेल बजाई तो अंदर से निकलता है सुरिंदर कोहली जो उस घर का सर्वेंट था, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला था। ऑटो वाले ने पूछा कि पायल कहाँ गई, तो सुरिंदर कोहली ने बोला कि वो तो चली गई। पर ऑटो वाला हैरान रह गया क्योंकि वो इतनी देर से गेट पर ही खड़ा था, उसने तो पायल को निकलते हुए देखा ही नहीं था। फिर भी सुरिंदर ने ऑटो वाले की बात को घुमाते हुए कहा कि नहीं वो तो चली गई। ये सुनकर ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ये बात नंदलाल को पता चली तो वो तुरंत हाउस नंबर D5 पहुंच गए। उन्होंने कई बार डोरबेल बजाई पर अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकला। पायल के ना मिलने पर नंदलाल जी ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, और वहां उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें वहां से भगा दिया गया। पर नंदलाल जी ने हार नहीं मानी। वो लगातार लगभग एक महीने तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे। जब कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ तब वो सीधे नोएडा के SSP के पास पहुंच गए। उन्होंने वहां अपनी सारी बात रखी। तब जाकर पुलिस पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का प्रेशर बना। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और पायल का पता लगाने लगती है। लेकिन तभी एंट्री होती है D5 हाउस नंबर के हाउस ओनर मुनिंदर सिंह पंढेर की, जिससे निठारी पुलिस से अच्छे कनेक्शन के चलते वो इस केस को रफा दफा करवा देता है। मुनिंदर सिंह ने ये कोठी ईयर 2000 में खरीदी थी और मुनिंदर सिंह यहाँ कभी कभी रहने आता था, बस अय्याशी करने के लिए। वो कॉल गर्ल्स को बुलाकर उनके साथ रात बिताता था। वहीं दूसरी तरफ नंदलाल जी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। इस बार वो सीधा कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने उनकी बात सुनी और जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया तब जाकर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही सबसे पहले पुलिस D5 कोठी पर पहुंची। बहुत ज्यादा तलाशी करने के बाद भी पुलिस को उस कोठी में कुछ नहीं मिला, लेकिन तलाशी के दौरान कुछ लोग उस घर के पीछे देखने लगे। तभी एक आदमी की नजर D5 के बिल्कुल पीछे वाले नाले पर पड़ती है। नाले में कुछ पॉलिथीन के बैग पड़े थे। उन बैग्स को देखकर पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ, जिसके चलते पुलिस उन बैग्स को खुलवाती है। अब जैसे ही वो पॉली बैग खुलता है तो उसमें से ह्यूमन पार्ट्स मिलते हैं, जिसे देख पुलिस के भी होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस ने 29 दिसंबर 2006 को सुरिंदर कोहली और मुनिंदर सिंह पंढेर को अरेस्ट कर लिया। अब देखते ही देखते उस नाले से और भी ज्यादा प्लास्टिक बैग निकलने लगे। पुलिस को 17 पार्ट्स मिलते हैं उस नाले से। इन रिमेन्स को पुलिस ने DNA टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करना शुरू किया। केस की ग्रेविटी को समझते हुए 11 जनवरी 2007 को ये पूरा मैटर CBI को हैंड ओवर कर दिया गया। शुरुआत में सुरिंदर कोहली और मुनिंदर सिंह दोनों चुप थे,
से कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा था। लेकिन जब मुनिंदर सिंह को समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तब उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो दलालों के थ्रू कॉल गर्ल्स को D5 कोठी पर बुलाता था और उनके साथ रात गुजारता था। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये भी क्लियर हुआ कि बच्चों की किलिंग में मुनिंदर सिंह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन अभी तक D5 के नौकर सुरिंदर कोहली ने मुंह नहीं खोला था। पर फिर 27 फरवरी 2008 को सुरिंदर कोहली ने कन्फेस करना शुरू कर दिया। उसका कन्फेशन सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए। सुरिंदर कोहली बहला फुसलाकर बच्चों को D5 के अंदर बुलाता था। जैसे ही वो बच्चे घर के अंदर आते तो वो उनका गला दबा देता और उन्हें मार डालता। उसके बाद वो उन बॉडीज के साथ सेक्स करता। फिर उन लाशों को टुकड़ों में काटकर कुछ हिस्सों को पकाता और खाता भी था। बचे कुछ पार्ट्स वो प्लास्टिक बैग में डालकर घर के पीछे वाले नाले में फेंक देता था। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया। असल में जब मुनिंदर सिंह पंडेर कॉल गर्ल्स को बुलाता था और उनके साथ इंटीमेट होता था तो सुरिंदर कोहली भी चुपके से ये सब देख रहा होता था। धीरे धीरे उसके अंदर भी वैसे ही डिजायर्स पैदा होने लगी। तो एक दिन सुरिंदर ने भी उस कॉल गर्ल को अप्रोच करा, लेकिन वो कॉल गर्ल सुरिंदर को नामर्द कह देती है। जिसके बाद सुरिंदर को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे उस कॉल गर्ल को जान से मार देता है। जिसके बाद सुरिंदर के मुंह में खून लग जाता है और वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। 2009 के दिसंबर तक इलाहाबाद कोर्ट ने मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरिंदर कोहली दोनों को डेथ सेंटेंस सुना दिया था। बाद में उन दोनों का नार्को टेस्ट भी कराया गया, जिसमें ये बात साफ हो गई कि सारी किलिंग सुरिंदर ने ही की थी। मुनिंदर का की किलिंग से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद लीगल प्रोसेस और क्लियर हुआ, जहां सुरिंदर को कई केसेस में फांसी और कुछ में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं मुनिंदर को सिर्फ 7 साल की सजा मिली, जिसके बाद वो अपनी पनिशमेंट पूरी करके जेल से बाहर आ गया। और सबसे बड़ी बात, सालों तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन, अपील और एविडेंस रिव्यू के बाद 11 नवंबर 2025 को कोर्ट ने सुरिंदर कोहली को कंक्लूसिव प्रूफ न मिलने पर रिलीज कर दिया। ये फैसला सुनकर पूरा देश फिर एक बार शॉक में चला गया, यानी उन माँ बाप के बच्चों का कोई कातिल ही नहीं। तो आज का केस यहीं खत्म होता है। और अगर आपको रेनू अग्रवाल का केस देखना है, जहां उनके सर्वेंट ने पैसों के लालच में उनकी जान ले ली, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।